माँ होली आ रही है, इस बार मैं सोच रही हूँ कि ना हम भी अपने घर में थोड़ी सी गुजिया बना ले। गुजिया बनाने के लिए पैसे चाहिए, वैसे भी मेरा काम नहीं चल रहा है और तुम्हें गुजिया खानी है। अरे विनोद क्यों नाराज होता है, साल में एक बार ही तो होली का त्योहार आता है। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। निकिता तू जा गोलू और पिंकी के साथ गुजिया बनाने का सामान ले आ। सुमित्रा कुछ पैसे निकिता को देती है और निकिता गोलू पिंकी के साथ जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि मोहल्ले के कुछ आदमी घर घर जाकर होली का चंदा मांग रहे हैं। अरे भैया बहुत जल्दी होली आ रही है, मोहल्ले में होली की तैयारी के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। अरे हाँ भैया जानता हूँ, और चंदा देने से क्या मैंने कभी मना किया है? बुआ बहुत जल्द होली आ रही है, पर हर साल हमसे कोई होली का चंदा लेने नहीं आता और ना ही हमें मोहल्ले की होली में शामिल होने देते हैं। ऐसा क्यों? हमारे मोहल्ले में अमीर लोग रहते हैं, इस मोहल्ले में हम इकलौते गरीब हैं, शायद इसलिए अमीर लोग हमें अपनी किसी भी चीज में शामिल नहीं होने देते। गोलू और पिंकी की बातें सुनकर निकिता को बहुत बुरा लगता है और वो सामान लेकर घर जाते हैं और अपने परिवार से बोलती है, माँ हम ये जगह छोड़कर चले क्यों नहीं जाते जब यहाँ के लोग हमें पसंद ही नहीं करते। निकिता ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला हम अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और आखिर आज तुम ऐसी बातें कर क्यों रही हो। भाभी आपने देखा नहीं, कुछ दिनों में होली है, मोहल्ले के सभी लोग होली की तैयारी कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, होली दहन करने की बातें कर रहे हैं और हमसे कोई ना तो पूछ रहा है और ना ही हमें होली में शामिल करना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। कोई उन्हें जाकर बताओ, उनके यहाँ आने से पहले हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा की जमीन है, ये मोहल्ला तो अब बसा है और इन अमीर लोगों ने आकर इस मोहल्ले को अपना नाम दे दिया। अगर हमें पता होता कि इस मोहल्ले में अमीर लोग आकर बसेंगे ना तो हम यहाँ कभी ना आते, पर हमारी मजबूरी देखिए ना आप भाभी की, हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। घर वालों के पास निकिता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा देखती है कि मोहल्ले के सभी लोग बाहर कुर्सी लगाकर होली की तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार चंदा अच्छा इकट्ठा हुआ है मैं तो कहता हूँ कि पूरे मोहल्ले को सजाया जाए और हर घर के बाहर सजावट होगी, बढ़िया सा टेंट लगेगा और इस बार सबके लिए पिचकारी, रंग, खाने का सामान, गुजिया, लड्डू और तो और भांग भी रखी जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे पति, मैं तो अपने पति की बात से सहमत हूँ। अब आप सब बता दीजिए और क्या क्या रखना है। मैं तो कहती हूँ कि लाइट भी अच्छे से करवा लीजिए और गाना बजाना तो होना ही चाहिए, रंगारंग कार्यक्रम का इंतजाम होना चाहिए। जब पूरा मोहल्ला होली की प्लानिंग कर रहा होता है तो सुमित्रा भी अपने परिवार के साथ वहां खड़ी होती है। तभी पिंकी उनके बीच जाती है और उनसे कहती है, क्या डीजे पर हम बच्चे भी डांस कर सकते हैं अंकल? अरे दूर है, हम होली की तैयारी तुम गरीबों के लिए नहीं करवा रहे और ना तुम्हें बुला रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आता कि आखिर हमारे इस मोहल्ले में तुम गरीब परिवार क्या कर रहे हो। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुम ये मोहल्ला छोड़कर नहीं जा सकते? हम तुम्हें किसी भी चीज में नहीं बुलाते हो फिर भी तुम घुसाते हो। भाई साहब ऐसा मत बोलो, वो भी बच्ची है इसीलिए तो सिर्फ डांटा है। अगर आप लोग होते तो धक्के मार के निकाल देते। और खबरदार अगर आपके किसी भी घर वाले में से कोई होली में आ गया, ये तैयारी हम अमीर मोहल्ले के लोगों ने मिलकर करी है, यहाँ तुम गरीबों की एंट्री नहीं है। हाँ तो हमें भी कोई शौक नहीं है, नहीं आएंगे हम आप लोगों की होली सेलिब्रेशन में। हम अपने घर में ही होली मना सकते हैं हर साल की तरह। चल पिंकी। अरे खाने को घर में पैसे नहीं है और अकर देखो जरा इनकी। निकिता पिंकी और गोलू के साथ घर में आ जाती है और आपस में पूरा परिवार बात करता है। माँ माफ करना, अगर मैं भी अच्छे पैसे कमाता और अमीर होता तो ये अमीर मोहल्ले वाले हमें इस होली में इनवाइट करते। रहने दो, ऐसे लोगों के साथ होली मनाने से अच्छा है कि हम घर में ही होली मनाएं हर साल की तरह। गोलू बेटा, पिंकी बेटा, हम लोग घर में ही होली मनाएंगे। भले ही हमारा घर छोटा सा है पर मैं अपने घर में ही तुम्हारे लिए होली की सारी तैयारियां कर दूंगी। तुम घर में ही छत पर डांस करना और दोनों भाई बहन एक दूसरे को रंग लगाना। अंकिता की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते होली का दिन पास आने लगता है और होली से एक रात पहले होलिका दहन होती है। उसमें मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और होलिका दहन करते हैं और ये सब कुछ गरीब परिवार अपने घर की छत से देखता है। होलिका दहन होती हुई कितनी अच्छी लग रही है ना, काश कि हम भी पास से देख पाते। दादी हम गरीब हैं क्या, इसलिए ये लोग हमें किसी भी चीज में शामिल नहीं करते, या बात कुछ और है? क्या गरीब होना पाप है? नहीं बेटा, गरीब होना पाप नहीं है, ये तो अमीर लोगों की सोच है। अमीर हमेशा गरीबों से जलता ही आया है। एक बार फिर अंकिता अपने बच्चों को समझाती है और वो लोग अपने छत से होलिका दहन देखकर नीचे घर में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह बाहर
के शोर से गरीब परिवार की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि मोहल्ले में टेंट लग रहा है और ट्रक में से पिचकारी, गुलाल, गुब्बारे और खाने पीने के सामान भरकर लोग उतार रहे हैं। अरे भैया जल्दी करो, अरे भैया क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी सामान उतारो, चारों तरफ ये टेबल लगाना, इस साइड की टेबल पर रंग हो जाएगा, सामने वाली टेबल पर खाने का सामान, और इस साइड हम भांग और ठंडाई की तैयारी कर देंगे। हाँ, और डीजे सोच रहा हूँ कि मैं सामने लगवा दूं। शिव जल्दी से मोहल्ले को सजवाता है और सारी चीजों को उनकी जगह अच्छे से अरेंज कर देता है। अरे क्या बात है भैया, तुमने अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे से की है। अरे मानना पड़ेगा तुम्हें, पर डीजे की तो कमी है, डीजे कहाँ लगवाओगे? अरे भैया, हर बार की तरह इस बार भी डीजे मेरे घर के बाहर लगेगा। सारी तैयारियां हो गई हैं। आप एक बार जाकर सभी मोहल्ले वाले को कह दो कि 8 बजे से होली खेलना शुरू हो जाएगी, तो सब सफेद कपड़े पहनकर आ जाएं। मोहल्ले के लोगों की होली की तैयारी करता देख राजू और पिंकी को भी बहुत अच्छा लगता है और वो भी सफेद कपड़े पहनकर मोहल्ले में जाने की जिद करने लगते हैं। माँ, हमें भी सफेद कपड़े पहनाओ ना, हमें भी अमीरों की तरह सफेद कपड़े पहनकर उनके साथ होली खेलनी है। बेटा, तुम्हें सफेद कपड़े पहन लो, पर खबरदार अगर उनके साथ होली खेलने की बात भी की। क्यों, क्या हम इस मोहल्ले में नहीं रहते? आज तो हम भी मोहल्ले के बच्चों के साथ होली खेलेंगे। गोलू और पिंकी किसी की एक नहीं सुनते और वो मोहल्ले में चले जाते हैं, जहां पर वो टेबल पर रखी एक गुजिया उठा लेते हैं। ये देख मोहल्ले के लोग गोलू को डांटने लगते हैं। क्यों रे गोलू के बच्चे, तुझे मना किया था ना, फिर भी तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ भेज दिया। हमने ये अरेंजमेंट मिलकर करी है, तुम गरीबों से 1 रुपए तक नहीं लिया चंदा में, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहल्ले में आकर होली सेलिब्रेट करने की? अरे बेटी, तू तो जानती है ना ये गरीब लोग कैसे, इन गरीबों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तू रुक, मैं अभी इसके कान मरोड़कर इसे भगाती हूँ। शांति गोलू के कान मरोड़कर उसे वहां से भगा देती है और मोहल्ले के सभी लोग आकर होली सेलिब्रेट करने लगते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और भांग पीते हैं। तो वहीं गोलू घर में बैठकर रो रहा होता है। ये सब कुछ गरीब परिवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने घर की खिड़की से मोहल्ले वालों की होली खेलते हुए देखते हैं। और हर साल हमारे मोहल्ले के लोग कितने अच्छे से होली मनाते हैं, पता नहीं हम कब उनके साथ होली मना पाएंगे। वो सब तो ठीक है भाभी, ये 2 लड़के नशे की हालत में शांति आंटी के घर में क्यों जा रहे हैं? निकिता के कहने पर अब अंकिता भी शांति के घर में देखती है, तो वो जल्दी से नंद के साथ शांति के घर में जाती है तो देखती है कि वो शांति की बेटी के साथ छेड़खानी कर रही थी। तो वो पास में रखा रंग उठाकर उन दोनों लड़कों की आंखों में डाल देती है। भागो यहाँ से, इन दोनों ने बहुत नशा कर रखा है। इतना बोलकर निकिता और अंकिता उस लड़की को अपने साथ बाहर लेकर आती है, जहां शांति की बेटी डीजे बंद करके सभी मोहल्ले वालों को उन दोनों लड़कों की बुरी हरकतों के बारे में बताती है। माँ, मैं आप सबसे मदद की गुहार लगा रही थी, पर इस डीजे की वजह से कोई मेरी आवाज सुन ही नहीं पाया। वो तो भगवान का शुक्र है कि भाभी ने और निकिता ने देख लिया और मेरी इज्जत बचा ली, वरना ये दोनों लड़के तो आज। निकिता, अंकिता, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत बुरा किया और फिर भी आज होली वाले दिन तुमने मेरी बेटी की मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान हमेशा याद रखूंगी, पर उससे पहले इन दोनों गुंडों को जेल पहुंचाऊंगी। इस तरह शांति पुलिस को बुलाकर उन दोनों गुंडों को जेल में करवा देती है और पूरे मोहल्ले वाले बड़े ही मान सम्मान के साथ गरीब सुमित्रा के परिवार को होली के लिए बुलाते हैं। अब सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ मोहल्ले में जाती है और उन्हें सभी प्यार से रंग लगाते हैं और सब एक साथ डीजे पर डांस करके होली सेलिब्रेट करते हैं। वहीं गोलू पिंकी भी खूब गुजिया खाते हैं और पिचकारी से एक दूसरे को भिगा के होली खेलते हैं। रसोई में तो चिमनी लगा हुआ है, फिर भी इतना तेज धुआं कहाँ से आ रहा है? कहीं कोई अनहोनी ना कट जाए। ऐसा सोचकर सुषमा रसोई के अंदर आती है, जहां बोनी बहू को मिट्टी के चूल्हे पर पूरियां तलते देखकर गुस्से में लाल पीली सुषमा पानी डालकर चूल्हे को बुझा देती है। वाह रे मेरी बोनी बहू, तूने आखिरकार दिखा ही दिया कि नाटी लड़की कितनी चंट होती है। गुपचुप तू रसोई के अंदर ये खिचड़ी पका रही थी। माँ जी, मुझे मेरी बात रखने का एक मौका दीजिए। खबरदार, मेरे आगे कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं तेरी चिकनी चिकनी बातों में नहीं आने वाली। या तो अब तुझे ससुराल की ऊंची रसोई में ही खाना बनाना पड़ेगा या फिर इस घर में तेरा पहला और आखिरी दिन होगा। क्या बोनी बहू सास की शर्त को पूरा कर पाएगी और ससुराल की ऊंची रसोई पर खाना बना पाएगी? और क्यों सुषमा के मन में अपनी बहू के लिए इतना बैर और खटास भरा है? आइए देखते हैं। नंदिनी, प्लीज चुप हो जाओ मेरे लिए। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। रो नहीं तो क्या करूं देव, ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं लिखा है। बचपन में माँ बाप को छीन लिया, चाचा चाची हरदम मुझे पालने पोसने का ताना कसते थे
तुम नहीं समझ सकती मेरा दुख दर्द। राह चलते लोग मुझे इतनी बुरी तरह ताना मारते हैं। नाटी है, बोनी है, गिट्टी है, कोई भी तो खूबी नहीं है मुझ में। ऐसा बोलकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी देव उसके आगे घुटनों पर बैठकर अपने दिल की बात कहता है। नंदिनी, कौन कहता है कि तुम में खूबी नहीं है? मेरी नजरों से देखो, मुझे तो तुम में कोई खोट नजर नहीं आती। हाँ नंदिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर, सुख में दुख में, मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? यह सुनकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू बरसने लगते हैं। तभी बगल के बेंच पर बैठे एक कपल नंदिनी के कम हाइट के चलते उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। वाह भाई वाह, क्या लव बर्ड्स है। लड़का जिराफ जितना लंबा चौड़ा है और लड़की कितनी बोनी। वही तो बेबी, लड़की तो बिल्कुल बच्ची लग रही है। वैसे ये बोनी लड़कियां बहुत ही तेज तर्रार होती हैं। देव, चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों एक मंदिर में जाते हैं, जहां देव नंदिनी के साथ शादी रचाकर अपने घर आता है। माहिरा बहू, रसोई के अंदर मैंने ये राशन पानी इसलिए नहीं भरवाया है कि आए दिन तुम बाहर होटल से ही खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती हो। रसोई की रौनक बहू से होती है, फिर भी तुम 2 रोटी बनाने को राजी नहीं होती हो। ओ गॉड, आज तो लगता है कि ये मेरी टिपिकल सास लेक्चरबाजी सुना सुना कर मेरे कानों से खून निकाल कर ही दम लेगी। मामी जी, कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने होटल से खाना ऑर्डर करके मंगवाया था। वरना मुझे कोई शौक थोड़ी है आप लोगों को बाहर का खाना खिलाकर बीमार करने का। मुझे तो आप लोगों की परवाह है। अब गुस्सा थोक दीजिए ना प्लीज। आज मैं आपकी मनपसंद की शाही पनीर, मिसी रोटी और बटर नान बनवाने वाली हूँ। ये हुई ना मेरी आदर्श बहू वाली बात। जल्दी से बना कर ले आओ। जी माँ जी। क्योंकि माहिरा गोरी चिट्टी सुंदर थी, उसे रसोई की जिम्मेदारी आफत लगती थी। उसने अपने आराम के लिए ससुराल की रसोई भी ऊंची बनवा ली थी, लेकिन इसके बाद भी हफ्ते में केवल 1-2 दिन ही खाना बनाती थी। सुषमा के बाहर जाते वो गुस्से में बेलन पटकते हुए बोलती है। बोलो भला, इतनी दूध जैसी गोरी चिट्टी बहू रसोई में चूल्हा चौका करते जचती है क्या? बेचारी मेरी मूर्ख सास मेरी माखन भरी बातों में एक बार में पिघल जाती है। चल माहिरा, चढ़ जा चूल्हे पर। अब तो लगता है देवरानी लानी पड़ेगी। तभी दरवाजे का डोरबेल बजता है। काव्या दरवाजा खोलती है, जहां सामने उसकी बोनी भाभी और भाई खड़े होते हैं। ओ गॉड देव भैया, व्हाट इज दिस? माँ, पिताजी, भाभी, सब लोग जल्दी से आइए। देव, कौन है ये बोनी लड़की? माँ, ये नंदिनी है, मेरी पत्नी और घर की बहू। तूने शादी कर ली, वो भी इस बोनी लड़की से? नमस्ते माँ जी। अरे ओ मेरी नाटी बहू, खबरदार जो मुझसे नाता जोड़ा। मुझे ये बोनी बहू किसी सूरत में स्वीकार नहीं है। सुषमा अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। जिसको मुंह फुलाना है फुलाने दो। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। अब रसोई की बला मेरे सर से जो टल गई। अब ऊंची रसोई में मेरी बोनी देवरानी खाना बनाएगी। देव जी, माँ जी ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। कोई बात नहीं बहू, तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम्हारी सास ऊपर से नरम दिल की है, वो भी मान जाएगी। बस तुम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना। जी पापा जी। नंदिनी को मान सम्मान मिलते देखकर नंद काव्या माहिरा के कान भरती है। देख लो माहिरा भाभी, इस नाटी भाभी ने तो आते ही अपना नंबर बनाना शुरू कर दिया। अगर इसने कल पहली रसोई में अच्छा खाना बना दिया तो आपका पत्ता तो कटना तय है। फिर तो ये माँ का दिल जीत लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा काव्या, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ जो अपनी तवज्जो इसे लेने दूंगी। इसी तरह अगले दिन नंदिनी पहली रसोई की रस्म के लिए आती है, जहाँ रसोई का स्लैब काफी ऊंचा होता है। ये रही रसोई देवरानी जी। ऐसा करो, अपनी पहली रसोई में मलाई चाप, शाही पनीर, पूरी, रसमलाई और शाही टुकड़ा बना लो। जी दीदी। नंदिनी परेशान होकर ऊंची रसोई को देखती है। हे भगवान, रसोई तो काफी ज्यादा ऊंची है। मैं कैसे खाना बनाऊंगी? यहाँ तो कोई कुर्सी भी नहीं है कि चढ़कर बना लूं। बेचारी बोनी बहू पहले तो उछलते हुए चूल्हे तक पहुंचने की काफी जतन करती है और तभी काव्या उसे टेबल लाकर देती है। अरे मेरी मोनी भाभी, ऐसे चूहिया की तरह जितना भी उछलो रसोई को नहीं छू पाओगी। ये कुर्सी ले लो, इस पे चढ़कर बना लो खाना। थैंक यू काव्या, मेरी मदद करने के लिए। मेंशन नॉट मेरी नाची भाभी। वैसे एक बात तो बताओ, आपके माता पिता ने आपको कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था क्या, जो छोटी रह गई आप? काव्या का मजाक उड़ाना नंदिनी को चुभता तो है, लेकिन वो इस बात को दिल से नहीं लगाती और खाना बनाना शुरू करती है। लेकिन बार बार कुर्सी के लड़खड़ाने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कई बार वो गिर भी जाती है। एक बार मसाले का जार भी टूट जाता है। तभी जेठानी आती है। हे भगवान, तौबा तौबा। देवरानी जी, ये क्या किया तुमने? मसाले का जार तोड़ दिया। माँ जी ने देख लिया तो गुस्से का शिकार हो जाओगी।
मैं क्या करूं दीदी, रसोई इतनी ऊंची है कि मैं चाह कर भी उस पर पहुंच नहीं पा रही हूँ, खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। अरे तो इससे बढ़िया तुम जमीन पर ही चूल्हा डालकर आराम से खाना बना लो। धन्यवाद दीदी, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। नंदिनी बाहर से 4 ईंट रसोई के अंदर लेकर चूल्हा डालकर खाना बनाने लगती है। शुक्र है सुलग गया चूल्हा। अब जल्दी से एक पर सब्जी तैयार कर लेती हूँ और एक पर पूरी तल लेती हूँ। जहां बोनी बहू रसोई में जमीन पर खाना बना रही थी, तभी जेठानी माहिरा मौके का फायदा उठाकर सास के सामने भांडा फोड़ देती है। क्या कहा तूने? माहिरा बहू, इस बोनी की इतनी मजाल, मेरे मॉड्यूलर किचन का नाश मारा इसने। माँ जी आप खुद ही जाकर देख लो रसोई का हाल। सुषमा भड़कते हुए रसोई में जाके चूल्हा बुझा देती है। वहीं नंद जेठानी बाहर से ये सारा नजारा देखकर खुश हो रही थी। क्या बात है भाभी, ये हुई ना बात, आखिरकार आपने इस बोनी भाभी के मेहनत पर पानी फेर दिया। अब देखना काव्या, ये बोनी देवरानी होगी रसोई के बाहर। इतना सब हो जाने के बाद भी नंदिनी हार नहीं मानती और अपनी सास की शर्त को स्वीकार करती है। माँ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं अपने ससुराल की ऊंची रसोई में खाना बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है मेरी बोनी बहू, तेरे पास केवल 1 घंटा है, जो भी बनाना है बना। नंदिनी इस बार कुर्सी को अच्छे से टिककर पहले अपनी ऊंची रसोई तक सारा सामान मौजूद करती है, जिसमें देव उसकी मदद करता है। नंदिनी स्लैब पर बैठकर ही खाना बनाती है। देखते ही देखते उसके खाने की खुशबू रसोई से पूरे घर में फैल जाती है। मेरे पास केवल 1 घंटा है, मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना होगा। माँ अन्नपूर्णा, मेरी लाज रखना। सब्जी तैयार हो गई, अब जल्दी से चाशनी और रसमलाई के पेड़े बना लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म पूरी छानकर सबको खिलाती जाऊंगी। आखिरकार अपनी पूरी लगन मेहनत झोंक कर बोनी बहू सब कुछ बनाती है। हालांकि ऊंची रसोई के चलते उसे कठिनाई होती है, पर उसके हाथों का खाना खाकर अंत में सुषमा के दिल से सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और वो बढ़ाई करती है। बहुत खूब मेरी बोनी बहू, कद तेरा भले ही छोटा है, लेकिन खाना तूने बढ़िया बनाया है। देवी अन्नपूर्णा का वास है तेरे हाथों में, ये ले तेरा नेक। सुषमा अपने हाथों के कंगन नंदिनी को पहना देती है। धन्यवाद माँ जी। आखिरकार नंदिनी अपनी मेहनत कुशलता से अपने लिए ससुराल की ऊंची रसोई में रस्म निभाकर लोहा मनवा लेती है। वहीं सुषमा उसे खुशी से कबूल कर लेती है और वहीं माहिरा और काव्या भी उसके खाने की तारीफ करने को मजबूर हो जाती हैं।